नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरों के साथ, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर लखनऊ से। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के हाथ होगी उत्तर प्रदेश की चुनावी कमान। अगले महीने से दोनों नेता करेंगे यूपी का दौरा। इस माह मंत्रिमंडल का विस्तार तय। आपको बता दें, निगमों और बोर्डों में भी इसी माह की जाएगी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति। उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी के ही चेहरे पर पार्टी लड़ेगी चुनाव। बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले महीने से उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और इस माह आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी तय माना जा रहा है। निगमों और बोर्डों में भी इसी माह की जाएगी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति। उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी के ही चेहरे पर पार्टी लड़ेगी चुनाव। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक जी, जानना चाहेंगे आपसे, चुनाव की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में और पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और अगले महीने से गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश का दौरा भी करेंगे। और क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? देखिए उमंग जी, बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी कुछ दिनों पहले लखनऊ आए थे। 3 दिन रुक करके यहाँ से गए हैं और जो फीडबैक लेके यहाँ से गए हैं उस पर काम होना दिल्ली में शुरू हो गया है। आज भी ये खबर मिली है कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में जो जितने राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी एक बैठक दिल्ली में हो रही, उसमें भी यूपी पर चर्चा होनी है। अमित शाह और जेपी नड्डा को इसी महीने लखनऊ आना था, लेकिन वो थोड़ा सा उन्होंने इसको टाला है। अगले महीने से ये दौरे शुरू होंगे अमित शाह और जेपी नड्डा के और तब तक एक ब्लूप्रिंट उत्तर प्रदेश में चुनावों को 2022 को लेकर के बीजेपी तैयार कर लेगी। उससे पहले यहाँ पर यह कहा गया है कि जो आपके बाकी बचे काम है, जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार है, निगमों और बोर्डों में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं की भर्तियां होनी है, वो काम 4 साल में नहीं हो पाया, उसको करना है। तो ये सारी चीजें जेपी नड्डा और अमित शाह के दौरे के पहले पूरी कर ली जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस महीने के आखिर तक होते होते मंत्रिमंडल का जो एक्सपेंशन ड्यू है उत्तर प्रदेश में, वो कर लिया जाएगा और निगमों और बोर्डों में भर्तियां भी शुरू कर दी जाएंगी। अगले महीने से अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरे लग रहे हैं। उसके बाद सारी रणनीति जो ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है दिल्ली में उत्तर प्रदेश चुनाव से संबंधित, उसको यहाँ पर लाकर लागू किया जाएगा। और इसका मतलब यह हुआ कि अगस्त से सितंबर के महीने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी होगी और उसकी जो चुनावी तैयारियां हैं वो जमीन पर देखने लगेंगी। जी बिल्कुल विवेक जी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि जिस प्रकार से अभी 2022 में चुनाव होने हैं, लेकिन उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। और हालांकि पूरे देश भर में से कोरोना की बात करना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि चुनावों को लेकर ही बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी जिल्लत झेल चुकी है। तो क्या इस बार उन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे उस समय दूसरी लहर की आशंका थी और अब 2022 में हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू की जा रही हैं। तो क्या इन चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा उमंग जी। जैसी गलतियां पश्चिम बंगाल और बाकी राज्यों में चुनाव के दौरान हो गई है, उसको दोहराया नहीं जाएगा। इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के काम करने की एक शैली है, वो इलेक्शन की तैयारी महीने 2 महीने पहले से नहीं करती, वो साल भर से करती है। और यहाँ तो कोरोना की वजह से कुछ महीनों का डिले हो गया है, नहीं तो ये आपको मार्च अप्रैल से ही ये तैयारियां शुरू होती दिखती। तो एक काम करने का स्टाइल है वो अपने संगठन को, जो उन्होंने संगठन बना रखा है, अभी संगठन में भी थोड़ी बहुत कमियां हैं, कुछ जगहों पर नियुक्तियां होनी है, वो भी इसी महीने में कर ली जाएंगी। तो संगठन को रिचार्ज करना, उनको एक्टिवेट करना, ये काम भारतीय जनता पार्टी साल 6 महीने के पहले ही शुरू कर देती है। तो वो काम भी अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरे के साथ ही शुरू हो जाएगा। यानी जो बूथ तक के कार्यकर्ता, उनको कोई ना कोई अभियान दिया जाएगा, कोई ना कोई कार्यक्रम दिया जाएगा ताकि वो लगे रहें, लोगों से मिलते रहें। तो ये सारी चीजें होते होते फिर फेज वाइज सारी चीजें बदलती रहती हैं। पहले बूथ के कार्यकर्ता जाते हैं, फिर जिले के कार्यकर्ता जाते हैं, फिर उसके बाद प्रदेश के कार्यकर्ता जाते हैं, फिर केंद्रीय नेतृत्व आता है, फिर मुख्यमंत्री की रैलियां लगती हैं, फिर प्रधानमंत्री की रैलियां लगती हैं। तो ये सब चरणबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में काम करती है। तो उसका जो पहला फेज है वो आपको अगस्त से दिखना शुरू हो जाएगा, जब जेपी नड्डा और अमित शाह के जो दौरे हैं वो लगने शुरू हो जाएंगे। संगठन को बैठकर उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी, ब्लूप्रिंट दिया जाएगा। जो पार्टी के बड़े नेता हैं, संगठन के बड़े नेता हैं,
उन सब चीजों पर अध्ययन करने के बाद उसको फील्ड में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, इसकी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष और जो उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये सारी चीजों पर अब धीरे धीरे काम शुरू हो गया है। अगले महीने जब जेपी नड्डा और अमित शाह आएंगे तो उनके हाथ में एक ब्लूप्रिंट होगा उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का, और उसके अनुरूप किस तरह से काम करना है संगठन उसकी रणनीति बनाकर उसको अगस्त सितंबर से लागू कर देगा। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी करने में माहिर है और जिस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखती है उसी का परिणाम है कि अनेक जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती हुई हमें दिखी है। जी बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि चुनावी तैयारियों का शंखनाद हो चुका है। अगले महीने से उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट किया है। इस दौरान उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भाजपा सरकार ने आज से 1 साल पहले काले कानूनों की काली बुनियाद रखी थी, जिससे आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन जन्मा। किसान आंदोलन देश के हर घर का आंदोलन है। आपको बता दें कि भाजपाई उत्पीड़न के खिलाफ हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसान एकता भाजपा के दंभ को बदरंग कर देगी। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में न सिर्फ प्रदेश सरकार बीजेपी बल्कि अन्य पार्टियां भी उत्तर प्रदेश में अब सक्रिय होती नजर आ रही हैं। और इसी कड़ी में हम अखिलेश यादव का ये ट्वीट मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि किसान आंदोलन पर जब वो शुरू हुआ था उस समय ज़रूर उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की तरफ से ट्वीट किए गए, कई अपने वीडियो मैसेजेस जारी किए गए, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे वो सब कम हो गया। और उसके बाद में कोरोना के काल में फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन फिर वो खामोश हो गए। लेकिन अब एक बार फिर से अखिलेश यादव सामने आए हैं। ट्वीट उन्होंने करा है किसान आंदोलन को लेकर, और इसे चुनाव से जोड़कर अगर देखा जाए तो इसमें ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो वही इस खबर पे हमारे साथ में नीरज मिश्रा जी, हमारे साथ संवाददाता उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से अब जैसे जैसे चुनावी साल नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है और यह आगे और भी ज्यादा दिखेंगी, और इसी कड़ी में अखिलेश यादव के इस ट्वीट को भी क्या हम देख सकते हैं? मिश्रा जी। जी हाँ, देखिए बिल्कुल किसान आंदोलन पिछले काफी समय से चल रहा है, लगातार किसानों का आंदोलन है, लेकिन कोरोना काल के समय कहा जाए कि ये आंदोलन काफी डल हो गया था, काफी कमजोर हो गया था। बीच में ये काफी बढ़ा था और अब उसी बात को लेकर आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो पूर्व सीएम है उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, उन्होंने ये ट्वीट किया है किसानों को लेकर। किसानों को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए इस ट्वीट को माना जा रहा है कि जो किसान हैं, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के खास तौर पर किसान जो आंदोलन से जुड़े हुए थे, वो समाजवादी पार्टी से कैसे जुड़े, अधिक से अधिक उनके साथ जुड़े समाजवादी पार्टी से। इसीलिए उन्होंने काली बुनियाद कह के इस ट्वीट को कहा है कि ये काली बुनियाद है इस सरकार की, और लगातार वो ट्वीट के जरिए ही सरकार को घेर रहे हैं। हालांकि सड़कों पर ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है समाजवादी पार्टी का, लेकिन ट्वीट के जरिए लगातार दिन में 1 या 2 बार जरूर आजकल समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट हो रहा है सरकार के खिलाफ। नीरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस प्रकार से अखिलेश यादव एक बार फिर से सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि किसान आंदोलन से जुड़े जो नेता हैं उनसे भी ये संपर्क कर सकते हैं या अभी तक संपर्क ये कर चुके होंगे? देखिए, लगातार किसानों के संपर्क में विपक्षी पार्टियां रही हैं, और जब किसान आंदोलन हुआ पश्चिम उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई, और जब किसान आंदोलन हुआ तो सभी विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर वहां पर दिखाई पड़े थे। आपको याद होगा करीब साल भर पहले से इसकी शुरुआत हुई थी, और लेकिन बीच में किसान आंदोलन काफी कमजोर हुआ और अब एक बार फिर से इसको सक्रिय करने की योजना है। चूंकि अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति पर लगातार चर्चा कर रही है, केंद्र से नेता आ रहे हैं, तो उस बात को लेकर सक्रियता दिखाते हुए समाजवादी पार्टी अब किसानों के मुद्दे को एक बार फिर से उठाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब आने वाले साल में विधानसभा चुनाव होने और राजनीतिक सरगर्मियां कहां तक पहुंचती हैं, क्या कुछ हमें इस पूरे चुनावी घमासान में देखने को मिलेगा, तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मैं आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का जन्मदिन मनाने सिसौली से गाजीपुर बॉर्डर जा रहे भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो चौधरी नरेश टिकैत ने बागपत में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। टिकैत ने कहा कि सरकार लगातार हठधर्मिता कर रही है। कोरोना जैसी महामारी के बीच भी किसान आंदोलनरत है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो किसानों की बात सुने। बता दें कि आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का जन्मदिन है। सिसौली से दर्जनों किसान टिकैत का जन्म दिवस मनाने के लिए गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन सुप्रीमो गाजीपुर बॉर्डर जाते समय बागपत के राष्ट्रीय वंदना चौक पर रुके थे, जहां उन्होंने शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो वहीं नरेश ने एक टिकैत परिवार पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाने वाली महिला को पागल करार दिया है। तो मैं आपको बता दें कि किसान आंदोलन के 1 साल अब पूरा होने पर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना काल में भी किसान कृषि बिल के विरोध में आंदोलनरत है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो किसानों की बात सुने और उनकी मांगों को माने। जानकारी के लिए बता दें कि आज राकेश टिकैत का भी, जो तथाकथित किसान नेता हैं, उनका भी आज जन्म दिवस है और उन्हीं को बधाई देने, उनका जन्म दिवस मनाने के लिए नरेश टिकैत, जो कि उनके भाई हैं, गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं। और रास्ते में बागपत में रुककर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ उन्होंने सरकार को भी चेतावनी देते हुए कहा कि कृषि बिल किसानों के विरोध में है और आप जल्द से जल्द इन्हें रद्द करें, वरना ये किसान आंदोलन अब और विशाल रूप लेगा। तो मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार यानी कि आज दोपहर बाद अपने गृह जनपद गोरखपुर जाएंगे। यहां दोपहर बाद उनके पहुंचने की संभावना है। रविवार को वो जिले के लोगों को 300 बेड का कोविड अस्पताल भी सौंप सकते हैं। वर्तमान में बचाव के साथ ही तीसरी लहर के लिहाज से भी इन अस्पतालों को तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अभी जिला प्रशासन को कोई अधिकृत सूचना नहीं मिली है, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। बता दें कि महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय में 200 बेड के अलावा बड़हलगंज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में भी 100 बेड के कोविड अस्पताल को शुरू करने का काम आखिरी चरण में है। जिला प्रशासन के मुताबिक ये दोनों कोविड अस्पताल संचालन के लिए तैयार है। ड्राई रन यहां तैयारियों का भी हो चुका है। तो मैं आपको बता दें कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना से रिकवर हुए, तभी से वो लगातार उत्तर प्रदेश के हर जनपद का दौरा कर रहे हैं। वहां पर जाकर वो कोविड की समीक्षा करते हैं, अधिकारियों से, चिकित्सा कर्मियों से वो मिलते हैं और कई जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड मरीजों से भी मिले हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जिस भी जिले का, जिस भी जनपद का उन्होंने दौरा किया है, कोविड की समीक्षा जहां पर भी की है, वहां पर अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी अगर होती है तो उसे वो तुरंत पूरा करते हैं या फिर जो अधिकारी हैं वहां पर, कर्मचारी हैं, उनको निर्देशित करते हैं। और साथ ही साथ जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे। साथ ही साथ कोविड अस्पताल की सौगात वो गोरखपुर वासियों को देंगे। 300 बेड कोविड अस्पताल के साथ में गोरखपुर वासियों को वो सौगात देंगे। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट है? उमंग, जिस तरह से सीएम योगी आज गोरखपुर पहुंचने वाले हैं, दोपहर बाद उनको गोरखपुर पहुंचने की पूरी संभावना है। उसको लेकर बड़हलगंज में जो कोविड अस्पताल है 100 बेड का, और उसके बाद एम्स में 200 बेड का कोविड अस्पताल है, और इसके अलावा महायोगी गुरु गोरखनाथ में 200 बेड का कोविड अस्पताल है। इनका वो कल लोकार्पण कर सकते हैं। अभी शासन के द्वारा जो भी तैयारियां हो उसको पूरी कर ली गई हैं, और ये तीसरी जो लहर आने वाली है उसको लेकर इन अस्पतालों का लोकार्पण हो सकता है। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है।
त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। और इसके अलावा गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री भी आए हुए हैं और सदर सांसद रवि किशन भी हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज और कल 2 दिन का हो सकता है। जी बिल्कुल प्रदीप, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। हालांकि योगी होने के नाते वो अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भी क्या कुछ विशेष तैयारियां गोरखपुर में की गई हैं? बिल्कुल उमंग, मैं बात करूंगा, अगर गोरखपुर की बात करें तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर हर वर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में लोग मनाते हैं। तमाम तरह से वृक्ष लगाते हैं और उसी के क्रम में आज तमाम जो भी बड़े नेता हैं पार्टी के और जो भी बड़े सांसद और विधायक हैं, सभी लोगों ने एक अपने अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण किया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लंबे जीवन की कामना की है। इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को मंदिर प्रांगण में एक पीपल का पेड़ खुद लगा सकते हैं, ऐसी संभावना बताई जा रही है। उमंग, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखी जा रही है कि जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से कोविड से रिकवर हुए तभी से वो लगातार हर जिले का उत्तर प्रदेश के दौरा कर रहे हैं, कोविड की समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों से, चिकित्सा कर्मियों से वो मिल रहे हैं। तो गोरखपुर में जैसा कि आपने बताया कि कोविड अस्पताल की सौगात देंगे 300 बेड के, और क्या कुछ वो वहां पर गोरखपुर में अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान करेंगे? पॉइंट भी था आज से 15 दिन पहले। अगर हम सीएम योगी के दौरों की बात करें, ये दौरों का ही असर है कि इसमें उत्तर प्रदेश में जो संक्रमित संख्या है वो काफी कम हो गई है और निरंतर हर एक जिले में पहुंचने का लक्ष्य सीएम योगी का था और उसको सीएम योगी ने पूरा भी किया है। उसी क्रम में अगर बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर चूंकि उनका गृह क्षेत्र है, यहाँ पर वो आते रहते हैं। और गोरखपुर में अगर हम बात करें तो इस समय 300, 200 और 100, 600 कुल जो है पोस्ट कोविड और कोविड मिला के नए बेड के अस्पताल तैयार हैं, जिनका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कर सकते हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि इस समय उत्तर प्रदेश देश का अकेला राज्य है जिसने सर्वाधिक टेस्ट किए और ट्रिपल टी मॉडल के जरिए सबसे तेजी से कोरोना को कंट्रोल करने में सफलता पाई। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 3,18,714 टेस्ट किए गए, जिनमें से मात्र 1,000 केस ही पॉजिटिव मिले। प्राप्त जानकारी के हिसाब से लगभग 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अब मात्र 19,431 एक्टिव केस हैं और अब तक कुल 5 करोड़ से भी अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि 37 जनपदों में सिंगल डिजिट में और शेष जनपदों में डबल डिजिट में मामले बचे हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट 97.4% हो चुकी है। इस तरह उत्तर प्रदेश ने अपने अधिकतम स्तर यानी कि कोरोना इन्फेक्शन से 96.9% सक्रिय मामले कम करने में सफलता पाई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक जी, जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो 97% तक इसकी रिकवरी रेट पहुंच चुकी है और काफी बेहतर मैनेजमेंट योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल उमंग जी, और अभी बीते 24 घंटे का भी फिगर बिल्कुल अब से 1 मिनट पहले ही सरकार ने जारी किया है। अगर उसकी हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में महज 1,000 नए केस सामने आए हैं। ये बहुत कम आंकड़ा है। जैसे कुछ महीनों पहले तक अप्रैल के महीने की 24 तारीख में ये आंकड़ा 38,000 40,000 के आसपास पहुंच गया था। अब बीते 24 घंटे में सिर्फ 1,000 नए केस आए हैं और उत्तर प्रदेश में जो अब सक्रिय केसेस की कुल संख्या है वो 20,000 से भी कम पहुंच गई है। 19,431 कुल एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में है। ये आपको बता दें कि 30 अप्रैल को 38,000 सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में आए थे। तब कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ एक्सपर्ट्स ने ये आशंका जताई थी कि उत्तर प्रदेश में रोज 1 लाख केस निकलेंगे मई के और जून के महीने में। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की 3T की नीति थी उसने इन अनुमानों को धराशायी कर दिया है और महज 1,000 केस उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में आए हैं और 5 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में टेस्ट हो चुके हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 24-25 करोड़ है, लेकिन 5 करोड़ से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश में अब तक कराए जा चुके हैं और जो रिकवरी रेट है वो 97.6% यानी लगभग 98% रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश में पहुंच गया है और जो पॉजिटिविटी रेट है यानी जो संक्रमण की रफ्तार है वो 0.3% पहुंच गई है। ये सब कुछ उत्तर प्रदेश की जो 3T नीति थी योगी आदित्यनाथ की उसका नतीजा है।
और साथ ही सरकार ने उत्तर प्रदेश में पूर्णतः लॉकडाउन नहीं किया था उमंग जी, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ आंशिक कोरोना कर्फ्यू चल रहा था, पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं था। जो आर्थिक गतिविधियां थी, जो इंडस्ट्रीज थी, वो चल रही थी। सरकारी कार्यालय भी पूरी तरह से बंद नहीं किए गए थे। आधे 50% की वहां पर जो स्टाफ थे वो काम कर रहे थे, खेती बाड़ी भी चल रही थी, तमाम उद्यम इकाइयां और कोविड हेल्प डेस्क, ये सारी चीजें चल रही थी। WHO, नीति आयोग और मुंबई हाई कोर्ट तक ने उत्तर प्रदेश की सराहना की है। तो आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाने के बावजूद उत्तर प्रदेश ने कोरोना पर लगभग नियंत्रण पा लिया है, क्योंकि अब 1000 केसेस उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में आए हैं, इतनी बड़ी आबादी में। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो एक रणनीति बनाई थी वो कामयाब हुई है। नहीं तो कई प्रदेशों में पूर्णतः लॉकडाउन के बाद भी अभी भी स्थिति कंट्रोल में नहीं आ पाई है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जो देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, वहां पर आंशिक कोरोना कर्फ्यू के बावजूद कोरोना को कंट्रोल करने में सरकार कामयाब हो गई है। और यही नहीं, तीसरी लहर की भी तैयारी सरकार पुरजोर तरीके से कर रही है। अगर तीसरी लहर उत्तर प्रदेश में आती है, जिसमें बच्चों को खतरा बताया जा रहा है, उसकी भी तैयारी सरकार जोर शोर से कर रही है। जी बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं तीसरी लहर, जिसमें सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होना बताया, उसकी भी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कर ली है। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।